हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया हैं। ये है 6th लेसन इंडियन पॉलिटी का और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीएम्बल के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसके पास अपना खुद का एक प्रीएम्बल था? वो थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं अमेरिका की जो देश था वो सबसे पहले उसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। अब ये जो प्रीएम्बल है, इसका बेसिक मतलब होता है प्रीफेस, या आप कह सकते हैं एक इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है? वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसके अंदर आत्मा बसती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये गाइड करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन इसमें से ये वाला आता है और एक ये वाला आता है कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर। अच्छा, अगली चीज ये है कि ये जो प्रियम्बल है, शायद आप लोगों को याद हो कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो पंडित नेहरू ने पास किया था। नेहरू ने इसको मूव किया था ऑन 13 दिसंबर 1946, और इसको एडॉप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया गया था ऑन January 22 1947। ये दोनों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूव 13 दिसंबर 1946, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एडॉप्टेड ऑन January 22 1947। अब ये प्रियम्बल क्या है? ये मैंने एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड की है, 6th क्लास की, आपको दिख रहा होगा। उसके स्टार्टिंग में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहाँ लिखा हुआ है प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ये देखिए यहाँ वन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो चीजें लिखी है, वन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये एक वन नंबर दिया हुआ है। तो ये जो हाईलाइट करके लिखे हुए हैं, ये आइडियाज हैं जो हम अचीव कर चुके हैं कुछ हद तक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम क्या देना चाहते हैं? ये सब एस्पिरेशंस हैं जो हम अचीव करवाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि भाई ये चीज हासिल हो सके। जस्टिस देना चाहते हैं, बेशक वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो। लिबर्टी, फ्रीडम देना चाहते हैं ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वो जिस भगवान में मानते हैं उनके पास लिबर्टी है उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए। इक्वालिटी देना चाहते हैं ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जॉब में अपॉर्चुनिटी हो, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, सब में इक्वालिटी हो। फ्रिटर्निटी का मतलब भाईचारा, जो मैंने आपको बताया था, हमने फ्रांस से लिया है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही है जिसमें नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम पे से पहले मूव किया था, फिर एडॉप्ट होता है। दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम लोगों ने क्या कर लिया था? उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। अगर आप पूछे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट कब किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950, जिसे हम बनाते हैं रिपब्लिक डे। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डेट दी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डेट दी गई है ये कौन सी डेट है? ये वो वाली डेट है जिस दिन हमने अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी डेट मेंशन्ड है प्रीएम्बल के अंदर? वो ये वाली है, दैट इज 26 नवंबर 1949। अब आपने देखा होगा यहाँ पर वन मार्क किया गया था, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉज के अंदर, दी सब पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था एक अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। ये सब चीजें जो है हमने डाली हैं। तो अब कौन कौन सी चीजें डाली हैं इसी प्रियम्बल के अंदर, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताऊंगी। इस प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, एक बार, ओनली वंस इसके अंदर चेंजेस लाई गई हैं। इसके अंदर 3 वर्ड्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत हम 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर चुके थे इसके अंदर। एक ये है सोशलिस्ट, ध्यान से देखना, अगला सेक्युलर, और तीसरा वर्ड ये आपने यहाँ पे देखा है इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं 42nd अमेंडमेंट
वो कौन से ईयर में हुई थी, अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 वर्ड्स हम लोगों ने ऐड किए थे, SIS से याद रखना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। और प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन्ड है वो भी पूछी जाती है, कब इसको मूव किया गया था, प्रियम्बल को कब मूव किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था, वो भी आपको बता दिया। अब चलते हैं, इसके एक एक वर्ड को हम समझेंगे, लेकिन पहले इसको जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। इस प्रियम्बल के 4 आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं। अब वो 4 कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यहाँ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास खुद के पास पावर जो है वो कम है, लेकिन जो प्रियम्बल है वो ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी जो पावर है, जो अपनी अथॉरिटी है, वो किससे डिराइव करता है? पीपल ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से डिराइव करता है? लोगों से, इंडिया के लोगों से। दूसरी, इंडिया की जो स्टेट है उसकी नेचर कैसी है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि हमारे कंट्री की नेचर कैसी है, उसमें क्वालिटीज क्या क्या है? हमारी कंट्री कैसी है? सोवरेन है, इसका मतलब बताऊंगी। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ये सारी क्वालिटीज हैं हमारी इंडियन स्टेट के अंदर। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या हम अचीव करना चाहते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा अचीव करना चाहते हैं। एंड लास्ट अगेन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रियम्बल में मेंशन्ड है, दैट इज 26 नवंबर 1949। आई रिपीट माई सेल्फ, ये डेट पूछी जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। इनैक्ट कब किया गया था? जब इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज 26 जनवरी 1950। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। अब मैं आपको 2 मिनट लगाकर ये सारी जो टर्म्स है, सोवरेन इसका मतलब क्या है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेकुलर का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोवरेन का क्या मतलब है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ में अपनी मेंबरशिप ली थी 1949 के अंदर, हालांकि हम डिक्लेयर हो चुके थे उस टाइम पे इंडिपेंडेंट, लेकिन भाई अपनी मर्जी से मेंबरशिप ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कॉमनवेल्थ में या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मेंबरशिप ली है तो वो हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर रहा है। पहले सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई हम फ्री हैं, हम फॉलो कर सकते हैं अपने खुद की इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। कोई हमें डायरेक्ट नहीं करेगा। जैसे पहले ब्रिटिशर्स बताते थे, हम सोवरेन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम फ्री हैं टू फॉलो आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, जिसके अंदर हम चाहें तो कोई स्टेट जो हमारी है हम उसे एक्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारी नहीं है तो हम उसे सीड अवे भी कर सकते हैं। हम जैसे आप अपने शरीर के हकदार हो कि आपको कहाँ हिलना है कहाँ नहीं हिलना, वैसे ही इंडिया एक सॉवरेन शरीर है जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन सकता है, और इट्स फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स कि भाई मुझे दूसरे देशों के साथ कैसे ट्रीट करना है, कि क्या करना है, वो सब एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तरीके से मैं बिहेव कर सकता हूँ। दूसरी चीज जो कि है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, या आप कह सकते हैं मनी, वो एक हाथ में नहीं होगा, किसी ही लोगों के हाथ में नहीं होगा, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर में ये डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अरे यार, ये कुछ ना कुछ फॉर्म में था पहले के, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसमें ही सोशलिज्म का आइडिया जो था वो कांग्रेस पार्टी ने खुद रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके एक सेशन के अंदर ये प्रिंसिपल डाला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, कि भाई सोशलिस्ट थिंकिंग को लेकर चलना। अब हमारा जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो है डेमोक्रेटिक।
सोशलिज्म। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम कम्युनिस्ट सोशलिज्म जिसको हम स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मतलब प्राइवेट लोग भी अपना काम करें और जो पब्लिक चीजें हैं वो वैसी की वैसी चलती रहे। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पब्लिक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। लेकिन बाकी लोग जो है, जो सोशलिज्म, बाकी देश जो है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, वो स्टेट सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसे हम अक्सर बोलते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इसमें क्या होता है कि नेशनलाइजेशन हो जाती है, नेशन के पास होती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल एबॉलिश हो जाती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, हमारा सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पहले ही कांग्रेस ने डाल दिया था एक सेशन के तहत जब मीटिंग्स हो रही थी, और वैसे ही मेजर्स भी लिए गए थे कि भाई सोशलिज्म जो है वो पैटर्न बनना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। अब कुछ लोग नहीं जानते कि जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री के अंदर, भाई ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि सोशलिज्म का एक और वर्जन है जिसे हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बोलते हैं, या उसको बोलते हैं स्टेट सोशलिज्म। उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट कर सकती, सब कुछ प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ नेशन के हाथ में होता है। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगला टर्म जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम फेवर नहीं करेंगे। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा। अब अगेन, क्या ये प्रोविजन पहले से इनके दिमाग में नहीं आया हमारे फोर फादर्स के कि इनको 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में यहां पर सोशलिज्म वर्ड ऐड करना पड़ा? नहीं बेटा, ये वर्ड पहले से हमारे आर्टिकल नंबर 25 टू 28 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाता है वो है फ्रीडम टू रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये पहले से कॉन्सेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को नहीं पता था कि भाई इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि सारे के सारे जो रिलीजन्स हैं उनको बराबर समान्यता, स्टेटस, सपोर्ट दिया जाएगा कंट्री के द्वारा। सेम सपोर्ट, सेम स्टेटस, कोई भेदभाव नहीं होगा इस केस में। ये पॉजिटिव है। लेकिन एज अ वर्ड हमने, क्योंकि मैंने बताया जो प्रियम्बल है वो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हमें अलग से ये वर्ड यहाँ पर सेकुलर ऐड करना पड़ा। और कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है वो मैं आपको बता चुकी। अगला, एक बार पहले मैं आपको इंटेग्रिटी का वर्ड जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर जो इंटेग्रिटी वर्ड ऐड किया गया है वो ये बताता है कि भाई हम अपहोल्ड करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने लॉज को, प्रोटेक्ट करेंगे अपने राइट्स को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। इंटेग्रिटी का मतलब ये, दोबारा बता रही हूँ कि हम कमिटेड हैं अपहोल्ड करने के लिए, अपने लॉज को रिस्पेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने राइट्स को पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ। ये तो 3 वर्ड्स थे जो हमने ऐड किए थे बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब मैं बाकी वर्ड्स का भी एक एक बार आप लोगों को मतलब बता देती हूँ क्योंकि हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने सोशलिस्ट पढ़ लिया, सेक्युलर का मतलब समझ लिया, सोवरेन का मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या होता है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि ये जो पावर है, सुप्रीम पावर, वो लोगों के हाथ में है। अब इसमें डेमोक्रेसी के अंदर 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है बेटा, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूछा जाता है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्विट्जरलैंड, जहां पे कोई भी कानून बनना हो एमपी एमएलए नहीं बनाते, लोग खुद हिस्सा लेके उसमें बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी चल रही है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
हमारे लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्लियामेंट के लोग हैं, वो स्टेट असेंबली के लोग हैं, और वो ही हमारे लिए डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं वो चला रहे हैं। अब ये टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होती है, ये तो मैंने आपको बताया दो टाइप्स की हो गई। अब ये जो डेमोक्रेसी है इसकी दो और टाइप्स हैं जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसकी दो टाइप्स क्या है, एक तो हमारे पास पार्लियामेंट्री है और दूसरा हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये दो तरीके की पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल जो टाइप है वो रिप्रेजेंट करने वाली डेमोक्रेसी है, लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंडर चलता है, जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चलता है, रूल ऑफ लॉ है, पीरियोडिकली इलेक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी फॉर्म का। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट के अंदर चलता है। क्लियर? बट ये पता होना चाहिए कितने टाइप की है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और वैसे डेमोक्रेसी दो तरीके की है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है चीजों का, वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इंडिया में हम कह सकते हैं कुछ हद तक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद आ जाती है टर्म जी रिपब्लिक। अब डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो हमने समझ लिया। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब वो क्या है, एक तो मोनार्की जहां पे राजा होगा, और दूसरा हो गया हमारे पास रिपब्लिक। मोनार्की में किंग हो सकता है, क्वीन हो सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो हेरिडिटरी पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे सक्सेशन के थ्रू, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर। लेकिन अगर मैं रिपब्लिक की बात करूं तो यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है ये हेरिडिटरी नहीं बैठे, ये डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए बैठ सकते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा बैठ सकते हैं, जैसे कि यूएसए के अंदर बिठाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मोनार्की का जो एग्जाम्पल है वो ब्रिटेन है, रिपब्लिकन का एग्जाम्पल जो है वो है यूएसए। अब रिपब्लिक का बेसिक मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथों में। और दूसरा, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है, किंग क्वीन जो है, उसके पास प्रिविलेजेस नहीं होंगे, नॉट इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। जो पावर है वो लोगों के हाथ में होगी एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग क्वीन, उनके हाथ में नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कोई भी स्पेशल प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगी, मतलब सारे के सारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो खोले जाएंगे हर सिटीजन के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किए बगैर। आगे चलते हैं, हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं जस्टिस। अब ये जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस की भी बात की थी हमने, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की थी, पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात की थी। अब आप बोलोगे ये पहले इनके दिमाग में नहीं आया कि ये चीजें पहले डाल दे, बेटा ये पहले भी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या आप कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए हमने पहले से ही ये चीजें डाली थी। अब इसका मतलब क्या है, सोशल जस्टिस का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, बिल्कुल कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। इनफैक्ट जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए या जो विमेन है कुछ स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसे को लेके, वेल्थ को लेके, इनकम को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई बहुत बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी नहीं होगी। देखो इनइक्वालिटी पैसे को लेके एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज नहीं होगी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जस्टिस का मतलब मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, सब लोगों को, लेकिन प्लीज याद रखना क्वेश्चन ये पूछा जाता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इकट्ठे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये जो आइडियल्स हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के, ये हमने लिए हैं रशियन रेवोल्यूशन से जो हुई थी 1917 के अंदर।
पॉलिटिकल तो आपको पता ही है क्या होगा, जस्टिस की सब लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, वो पब्लिक ऑफिसेज में खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इक्वल वॉइस रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स में। क्लियर? किसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं? अगला टर्म है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक्टिविटी के ऊपर, कोई एक्टिविटी करने के लिए, और आप इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। बेशक वो आप बात करें, अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो वो सिक्योर करता है सब सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, उनके फंडामेंटल राइट्स के तहत, और उनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। तो ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इक्वालिटी भी आप लोगों को पता है, मतलब ये कि भाई एब्सेंस होगी कोई भी तरीके के स्पेशल प्रिविलेज की, किसी एक सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, एडिक्वेट फैसिलिटीज दी जाएंगी, प्रोविजंस किए जाएंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए लोगों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये आइडियाज आपको पता है कि हम लोगों ने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड। अच्छा, अब एक लास्ट चीज मैंने आप लोगों को बतानी है प्रियम्बल के बारे में, वो ये है, एक केस हुआ था, क्योंकि ये दोनों केसेस पूछे जाते हैं। केस ये हुआ था जिसे हम बोलते हैं बेरूबरी यूनियन केस, 1960 के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केसेस में वर्डिक्ट देता है। उन्होंने ये बोला था कि जो प्रियम्बल है वो बेसिकली एक जनरल पर्पस बताता है, जो डिफरेंट प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और वो एक की है, एक चाबी है टू द माइंड ऑफ आवर मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उनके दिमाग के लिए ये एक चाबी है। लेकिन इसमें उन्होंने ये बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चाबी है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब आ जाता है दूसरा केस, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार रही हूं, केशवानंदा भारती केस। कौन से ईयर में हुआ था? 1973 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी वर्डिक्ट को हटा दिया और ये बोला कि अरे भाई, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे मत करो। और फिर एक LIC का केस हुआ, LIC ऑफ इंडिया का केस हुआ 1995 के अंदर। उसमें भी यही बोला गया कि भाई बराबर हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, उसको अलग नहीं कर सकते। अब 2 चीजें जो आपने नोट करनी है प्रियम्बल के बारे में, एक ये कि इसको अमेंड कब किया गया तो हमें पता ही है। 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो प्रियम्बल है, जो लोग कानून बना रहे हैं वो प्रियम्बल के एस्पिरेशंस को, आइडियाज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो प्रियम्बल ना तो उनकी पावर के ऊपर एक सोर्स है, नीदर इट्स अ सोर्स, ना ही वो प्रोहिबिट करता है उनको कोई लॉ बनाने के लिए, बस तुम्हें वो ध्यान में रखना है। लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है जो कानून बनाते हैं, MLAs और या MPs, मतलब वो ये नहीं करेंगे, MP ज्यादातर, कि भाई उनकी पावर रोकी जा रही है प्रियम्बल के जरिए, या उनकी पावर, उनको एक सोर्स ऑफ पावर दिया जा रहा है प्रियम्बल के जरिए, नहीं। नेक्स्ट चीज, ये जो प्रियम्बल है इट इज नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि इसके जो प्रोविजंस है वो एनफोर्स नहीं किए जा सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्टली, कि सोशलिज्म है उसके ऊपर आपको कानून बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डायरेक्टली, इट्स नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये थी जी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को प्रियम्बल के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल गई होगी। अब मैं जाने से पहले आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये कि प्रियम्बल में जो डेट मेंशन्ड है वो कौन सी डेट है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कौन से 3 वर्ड्स जो है कौन सी अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, ये मुझे जरूर बताना। और ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।